यदि आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर कर रहे थे और उनके पास भी एक यूएन अकाउंट नंबर है, या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य नहीं करता है ना, आपके आसपास में कोई पर्सन करता है, तो भी ये वाली वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कि आए दिन कमेंट रिसीव होते हैं कि सर मेरे जानने वाला मेरे पड़ोस में या फिर दोस्त मित्र के घर में कोई भी सदस्य डेथ कर गया है जिनका पीएफ कट रहा था, और उनका जो पैसा है पूरा निकालना है, किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज की नई वाली वीडियो बिल्कुल पूरा देख लेना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, भगवान न करे कि आपको जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो आप उनकी सहायता कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है, इसके लिए एक तो है ऑनलाइन प्रोसेस, दूसरा है ऑफलाइन प्रोसेस। इन दोनों में से किसी एक प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए अगर ऑनलाइन की बात की जाए सबसे पहले, तो ऑनलाइन उनके घर के पर्सन ही कर सकते हैं जिन पर्सन ने ऑनलाइन अपना ई नॉमिनेशन अपडेट किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफओ के द्वारा एक खास सुविधा प्रोवाइड की जाती है ई नॉमिनेशन करने का, और ईपीएफओ के द्वारा समय समय पे मैसेज करके अलर्ट के माध्यम से बताया भी जाता है कि भले ही आप बहुत ही बढ़िया हैं, चंगा है, लेकिन आपके जाने के बाद भगवान न करे कि आप जाएं, लेकिन अगर आप चले जाते हैं तो आपके घर के सदस्य को कोई समस्या ना आए, भाग दौड़ ना करना पड़े, इसके लिए आप ई नॉमिनेशन कर लीजिए। अगर उन पर्सन ने नॉमिनेशन किया हुआ है तो जिस भी पर्सन को ऐड किया हुआ है वो अपना डिटेल फिल करके ऑनलाइन ही प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस करना बहुत ही आसान है, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि अगर किसी पर्सन ने ऑनलाइन डिटेल अपडेट किया था, नॉमिनेशन किया था, लेकिन उस डिटेल में कुछ मिसमैच है, गलती है, तो भी उसके घर के परिजन ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। अब इन केस के लिए उनको ऑफलाइन तरीके से जाना पड़ेगा। अब ऑफलाइन तरीके का जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये ईपीएफओ के द्वारा ही फॉर्म जारी किया गया है। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केसेस। ये जो फॉर्म है वो डेथ केसेस के लिए ही है। अब देखिए, इसमें आपका देखने को मिलता है कि फॉर्म 20 जो कि पीएफ पेमेंट के लिए होता है, फॉर्म 10D जो कि पेंशन के लिए होता है, डेथ के बाद जो एम्प्लॉय है उनकी डेथ होगी उसके बाद, और उसके बाद से फॉर्म नंबर 5IF जो कि EDLI के लिए होता है, इंश्योरेंस के लिए होता है। ये तीनों के तीनों चीज़ अप्लाई हो जाएगी, एक ही फॉर्म आपको भरना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं टोटल 14 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। इसके बाद से आपका ये प्रोसेस है वो हो जाएगा। देखिए, सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे, क्या क्या आपको कहाँ कहाँ फिल करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मोबाइल नंबर लिख लेना है, कोई भी दिक्कत हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है ईपीएफओ टीम के द्वारा। अब देखिए, जो पहला है, पहले में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी लागू है उस पर टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे तीनों पे ही आपको टिक कर देना है। देखिए, अगर आपको प्रोविडेंट फंड तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ टिक कर देना है। पेंशन का पैसा लेना ही है, वहाँ टिक कर देना है। बीमा का पैसा ईपीएफओ के द्वारा दिया जाता है, वो भी यहाँ पे टिक कर देना है, तीनों पे टिक कर देना है। उसके बाद से जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें मृतक सदस्य का नाम लिखना है और बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो यहाँ पे जो जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उनका पूरा का पूरा नाम लिख लेना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद से यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें दो चीज़ पूछा जा रहा है, ए और बी। ए में पिता का नाम पूछा जा रहा है, फादर्स नेम आपको लिख देना है, और उसके बाद से जो दूसरा है, पति या फिर पत्नी का नाम है, स्पाउस का नाम लिख लेना है। अगर इनकी शादी हुई है तो, शादी नहीं हुई है तो नॉट अवेलेबल यहाँ लिख दीजिए, इन्हें लिख दीजिए। अब उसके बाद से यहाँ पे पूछा भी जा रहा है 4 नंबर में कि मृतक सदस्य वैवाहिक है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिटेल दे देना है, यस या नो में दे देना है। अगर मैरिड है तो मैरिड लिख देना है, और अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पे लिख देना है, या फिर हाँ या नहीं लिख देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पाँचवें में बताया जा रहा है मृतक सदस्य का आधार नंबर यदि उपलब्ध हो तो। अब कुछ लोग ऐसे होते थे कि भैया आधार कार्ड नंबर ही अवेलेबल नहीं है, तो उनके केस में यहाँ पे आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, नॉट अवेलेबल लिख देना भले ही। लेकिन अभी आज के समय में लगभग सभी लोगों के पास आधार नंबर रहता ही है, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर लिख लेना है। लेकिन ये किसका, मृतक सदस्य का आधार नंबर लिखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है।
अब देखिए यहाँ पे उसके बाद से 5वां नंबर देखने को मिल रहा है। इसमें 5वें नंबर में ही बी है। देखिए ए बी सी 3 है, तो ये बी वाला में बताया जा रहा है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि जो यूएन नंबर होता है ना, वो यहाँ पे लिख लेना है। अब कुछ लोगों के केस में यूएन नंबर है ही नहीं, या फिर उन्होंने कहीं से लिया ही नहीं है, बना ही नहीं पाया, जनरेट ही नहीं हुआ है, तो उनके केस में यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि यदि आपका यूएन नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप अपना पीएफ खाता नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जो मेंबर आईडी होता है वही आपका पीएफ खाता नंबर होता है, वो आपको लिख लेना है। देखिए दोनों है तो दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद से यहाँ पे 6 नंबर में आ जाना है। 6 नंबर में सेवा छोड़ने की तिथि, डेट ऑफ लिविंग, जो कि डेट ऑफ एग्जिट के नाम से जाना जाता है, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर एम्प्लॉई ने की डेथ होने से पहले ही उन्होंने जॉब छोड़ा था, मान लीजिए कि साल भर पहले, 2 साल पहले छोड़ दिया था, 3 साल पहले छोड़ दिया था, 36 महीने पूरा नहीं हुआ है तभी छोड़ दिया था, तो आपको इनकी जो डेट ऑफ एग्जिट का डेट है वो यहाँ पे लिख देना है। अब अगर मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉई का डेथ वर्किंग टाइम में हो गया है, तो डेट ऑफ एग्जिट में उनका जो भी डेट ऑफ डेथ है वो ही आ जाएगा, यानी कि जब उनकी डेथ हुई है वो वाली डेट ही डेट ऑफ एग्जिट में आ जाएगी, तो वो यहाँ पे लिख देना है डेट ऑफ लिविंग में। अब उसके बाद से यहाँ पे 7वें नंबर में भी 3 पॉइंट है देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या इनके पास कोई स्कीम सर्टिफिकेट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हर एक वीडियो में बताता ही हूँ आपको, कि अगर आपने पिछले कई सारी कंपनियों में काम किया है तो आपको स्कीम सर्टिफिकेट लेके रखना है, या फिर उसको करेंट वाली कंपनी में ट्रांसफ़र कर देना है उस पैसे को। अगर आपने स्कीम सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसकी बात की जा रही है। स्कीम सर्टिफिकेट अगर इन्होंने लिया है तो आपको यहाँ पे यस लिख देना है, अगर नहीं है इनके पास तो यहाँ पे नो लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद से अगर स्कीम सर्टिफिकेट इन्होंने लिया है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पे कोमा दे के सबका नंबर लिख देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे स्क्रीन में पूछा जा रहा है कि स्कीम सर्टिफिकेट किस ऑफिस ने जारी किया था, तो यहाँ पे ऑफिस का नाम लिख देना है। हालांकि ये स्कीम सर्टिफिकेट पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तो मेंबर ने इशू करवाया है, आपको तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप इनके जो भी स्कीम सर्टिफिकेट है इसमें पढ़ लीजिए। अब उसके बाद से यहाँ पे 8वां नंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि नॉन कंट्रीब्यूटिंग पीरियड होता है, कंट्रीब्यूटरी पीरियड, यानी कि ऐसा पीरियड जब इन्होंने छुट्टी उट्टी लिया था या फिर इनका पैसा ही नहीं जमा हुआ है, कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है उस टाइम के दौरान, तो वो यहाँ पे डिफाइन करना है। हालांकि सबसे बढ़िया बात ये है कि ये आपको जो एम्प्लॉई हैं उनके घर वालों को नहीं भरना है, ये एम्प्लॉयर के द्वारा ही भरा जाएगा। देखिए टू बी फिलेड बाय एम्प्लॉयर लिखा हुआ है पहले से ही, ईपीएफओ ने लिख दिया है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप अपने कंपनी में बोल करके यहाँ पे लिखवा सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको 9 नंबर देखने को मिल रहा है, सदस्य की मृत्यु की तिथि, डेथ ऑफ मेंबर। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ ही गया है कि जब मृत्यु हुई थी वो डेट कौन सा है मेंबर की, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। यानी कि अगर आपने ये डेट ऑफ लिविंग में भी सेम डेट लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपका डेट ऑफ डेथ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी डेथ का डेट है वो आपने फिल कर लेना है। अब उसके बाद से यहाँ पे जो 10 नंबर है उसमें पूछा जा रहा है कि सदस्य के सेवा काल के दौरान हुई थी या फिर नहीं। अब मान लीजिए कि जो सदस्य है उनका सेवा काल में हुआ है तो यहाँ पे हाँ लिखना है, और अगर उन्होंने सेवा काल में नहीं हुआ है, वो 1 महीना या 1 साल छोड़ चुके थे तब हुआ है, तो यहाँ पे नहीं लिख देना है। देखिए इसमें उनको भी बेनिफिट मिलेगा लेकिन इसके हिसाब से मिलेगा, ईपीएफओ कैलकुलेशन करेगा उसके हिसाब से। डिटेल कैलकुलेशन के लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कितने महीने या फिर कितने साल की सर्विस रहेगी और एम्प्लॉय की डेथ होगी तो कितना पैसा मिलेगा, कितना बनेगा, ये अलग से इसका चार्ट आता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। लेकिन अभी फिलहाल में हम कैलकुलेशन तो नहीं देख रहे हैं, हम केवल और केवल फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म आपको ऐसे ही फिल कर देना है। कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक ईपीएफ ऑफिस के द्वारा कर लिया जाएगा और आपको पैसे दे दिया जाएगा। ईपीएफ ऑफिस आपका 1 भी रुपया नहीं रखता है, सब दे देता है जितना भी बनता है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद से आपको देखने को मिल रहा है भविष्य निधि पेंशन तथा बीमा ईडीएलआई हेतु दावाकर्ता का विवरण। अब देखिए यहाँ पे प्रोविडेंट फंड और पेंशन एंड इंश्योरेंस ईडीएलआई के लिए जो भी दावा करता है उनके यहाँ पे विवरण देना है।
सबसे पहला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 11 नंबर में यहाँ पे नाम फिल करना है और यहाँ पे 5 सदस्यों का नाम फिल करने का स्थान दिया हुआ है, यानी कि 5 दावेदार यहाँ पे नाम अपना लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आधार नंबर लिख लेना है और उसके बाद से लिंग लिख लेना है, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। अब डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से यहाँ पे वैवाहिक स्थिति क्या है वो लिख लेना है इनका, और उसके बाद से संबंध क्या था सदस्य से, जो सदस्य की मृत्यु हो गई उससे, वो यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद से अगर माइनर है कोई बच्चा और वो भी दावा कर रहा है तो उसका यहाँ पे अभिभावक आ जाएगा, अन्यथा यहाँ पे अभिभावक आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि अगर जो भी मेंबर है जिसकी डेथ हो गई है, उसके जो भी क्लेमेंट हैं उनकी संख्या ज़्यादा है मेंबर की 5 से, तो वो लोग एक ऐसी और सीट लगा करके और अपने एम्प्लॉयर से अप्रूव्ड करवा सकते हैं। यहाँ पे 5 की जगह है, बाकी दूसरे पेज पे और की जगह मिल जाएगी, वो अपना डिटेल्स फिल करके एम्प्लॉयर से साइन वाइन करवा करके जमा कर सकते हैं, उनका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर में बताया जा रहा है भविष्य निधि तथा EDLI बीमा भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण। अब यहाँ पे PF और EDLI का भुगतान के लिए खाता का विवरण प्रोवाइड करना है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 दावाकर्ता का दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे कुछ नोट वोट नहीं लिखा है कि और लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो 3 लोग आप मेनली कर ही सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 3 दिया है तो 3 के 3 करेंगे, जरूरी है 1 भी कर सकता है कोई भी पर्सन। तो देखिए यहाँ पे क्लेमेंट का डिटेल आ जाएगा, नाम फिल कर लेना है, और यहाँ पे देखिए सेविंग अकाउंट ही आपको देना है, बचत खाता लिखा हुआ है, करेंट अकाउंट है तो नहीं चलेगा। अब उसके बाद से आपका बैंक का नाम क्या है और एड्रेस क्या है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। IFSC कोड क्या है बिल्कुल सही आपको फिल करना है, और हो सके तो कैपिटल लेटर में ही सब भर देना जिससे कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पेंशन हेतु बैंक खाता विवरण। पेंशन के लिए यहाँ पे 4 लोगों का डिटेल्स फिल करने का स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। दावाकर्ता 1, दावाकर्ता 2, दावाकर्ता 3, दावाकर्ता 4। अब 4 के 4 भी कर सकते हो आप, अगर 1 2 करना है तो 1 2 भी कर सकते हो। अब यहाँ पे सेम चीज़ देखने को मिल रहा है कि बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट रहेगा, बैंक का नाम और पता रहेगा, और उसके बाद से IFSC कोड रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे दावाकर्ता का पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है, जो भी दावा करता है उनका एड्रेस क्या है वो लिखना है, पिन कोड लिखना है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। जो क्लेमेंट्स हैं उनके सिग्नेचर यहाँ पे लगेंगे, और उसके बाद से जो आपका कंपनी है, नियोक्ता है, कंट्रैक्टर है, जो भी है वो यहाँ पे सिग्नेचर मोहर करेगा अपना। अब उसके बाद से यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो कि सदस्य की मृत्यु हो चुकी है इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। सभी दावाकर्ताओं का एक साथ संयुक्त में फोटो लगेगा। अब ऐसा नहीं अलग अलग फोटो आपको नहीं देना है, एक साथ ही फोटो खिंचवाना है सभी लोगों का और दे देना है। उसके बाद से दावा करने वाले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र देना है, क्योंकि बच्चों को 25 वर्ष तक मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं तो जो भी सबसे बड़े बच्चे होंगे पहले उनको मिलेगा, बाद में जो बड़ा बच्चा है अगर 25 साल क्रॉस कर जाएगा उसके बाद से ही उसके छोटे वाले को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे योजना प्रपत्र, जो स्कीम सर्टिफिकेट की हमने बात किया था यहाँ पे, कि अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट है तो इसका नंबर लिख देना है, और उसके बाद से नहीं है तो नो लिखना है। देखिए यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट का डिटेल मांगा गया था, तो अगर स्कीम सर्टिफिकेट का डिटेल है तो ही आपको देना है स्कीम सर्टिफिकेट। अगर नहीं है, इफ अप्लीकेबल लिखा है, यानी कि नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ढूंढना चालू कर दो। अब उसके बाद से यहाँ पे बैंक खाते का सत्यापन है, तो यहाँ पे कैंसल चेक या फिर आप जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी आपको देना है, प्रतिलिपि लिखा हुआ है वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको लेना है और अपने एम्प्लॉयर से सिग्नेचर करवाना है, और उसके बाद से आपको अपने PF ऑफिस में जमा करवा देना है। ऑफलाइन तरीके से आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद से आपको थोड़ा ऑफलाइन करेंगे तो भैया ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने सही काम किया है, सारा कुछ सही से किया है, तो आपका क्लेम भी जल्दी सेटल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में मैंने इन सारी पॉइंट्स को बताया है। फिर भी कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।